तो जब ये बनाते हैं तो ये चीज़ें अगर लिखने की आर्ट नहीं आएगी, चीज़ें आप बना नहीं पाओगे, कुछ का कुछ बनेगा। इसीलिए मेंस में आप कभी भी देखिएगा आपके लिखने के आर्ट का नंबर मिलते हैं। और लिखने के आर्ट में भी एक चीज़ मार्क करना, यूपीएससी में कभी भी कठिन भाषा और कठिन व्याकरण पर नंबर नहीं मिलते। जितने सरल शब्दों में कठिन बात को कहने की आर्ट सीख जाओगे उतने ही शानदार नंबर पाओगे। इसके n नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल। इसमें लोग जो है टॉपर बने हैं, फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हुए हैं, अगर सही और सरल शब्दों में कहने की आर्ट आ गई। तो मेंस जो डिजाइन होता है वो सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल को परखने के लिए होता है। तो मतलब राइटिंग स्किल कैसी है, इसकी राइटिंग स्किल इस लेवल को मैच करती है कि इसको अगर कहीं रिप्रेजेंट करना पड़े तो ये बढ़िया से रिप्रेजेंट करे। बात समझ में आ गई? तो दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज होती है पर्सनालिटी। जो इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी ये होता है कि आदमी अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है। प्रेजेंट करने में ये होता है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, वो सोर्स जो होता है गवर्नमेंट जिसको वेरीफाई करती है वो पब्लिक में सबसे ऑथेंटिकेट सोर्स माना जाता है कि ये है। और मीडिया में जैसे मान लीजिए कोई कहे कोई दुर्घटना हुई, उसमें कहा साहब इतने लोग लापता या इतने लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई, एक एजम्पशन आता है, लेकिन किसको सच माना जाता है? जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन ऑथेंटिकेट करते हुए कहता है ये घटना घटित हुई, इसमें ये हुआ, बोला जाता है ना। वो आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है कि आदमी जब बातें करे तो उसकी बातों में मतलब लॉजिक हो। कोई भी बात कहे तो विदाउट किसी फैक्चुअल बैकिंग के ना कहे। और सबसे बड़ी चीज है ब्लफ नहीं करना। इंटरव्यू में जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो कभी आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट होती, कभी नॉलेज नहीं टेस्ट होती। इंटरव्यू में हर आदमी को ये गलतफहमी होती है, वहाँ आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। नॉलेज आपकी पीटी में पूरी उसने टेस्ट की, लिखने की आर्ट आपकी मेंस में टेस्ट हुई। पर्सनालिटी में सिर्फ ये टेस्ट होता है कि एज ए पर्सन आप बिहेव कैसे करते हो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा रहता है। जैसे धोनी की स्टाइल नहीं है तो सबसे कमाल की स्टाइल मानी जाती है, कितनी भी टफेस्ट सिचुएशन रहे उसका दिमाग एकदम शांत रहता है, उत्तेजित नहीं होता। वही सेम चीज होता है कि जो एस्पिरेंट ब्यूरोक्रेट है, दिमाग उसका उत्तेजित नहीं होना चाहिए, कूल रहो। कहीं कहीं रौद्र रूप दिखाना पड़ता है लेकिन वो दिखावटी होता है, क्योंकि उसमें से दुष्टों को दबाने के लिए। तो वो आर्ट पर्सनालिटी में होती है। और इंटरव्यू की कभी कोई क्लास नहीं होती। ये मान के चलो दुनिया जो कहती है कि मैं इंटरव्यू कराऊंगा, इंटरव्यू की क्लास तुम ले लोगे तो बन जाओगे, कुछ नहीं होता। पर्सनालिटी आपकी बनना शुरू होती है जब आप समझना और सुनना समझना शुरू करते हैं, उस पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। वो आपका 7 साल में स्टार्ट होता है। 7 साल में आपका थिंकिंग ब्रेन शुरू हो जाता है। तो जैसे आप सोसाइटी में कैरी करते जाते हो वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती चली जाती है। इंटरव्यू में समझ ये दिखानी होती है कि किस पर रिएक्ट कैसे करना है। जब कभी रिएक्ट करना हो तो बहुत बढ़िया, जो बैट्समैन नहीं होता है उसकी स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। बहुत अच्छी बॉल आए, मतलब बाउंसर क्वेश्चन अगर आता है जिसका आंसर आपको नहीं आता, सॉरी सर नहीं पता, इसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं, ये ऑनेस्टी। और जिस क्वेश्चन पर आपको मास्टरी हासिल हो उस क्वेश्चन को तो जवाब ऐसा दीजिए कि वो एकदम विस्तृत हो जाए, उस आंसर की उम्मीद भी ना की गई हो। वही एक आंसर 22-25 क्वेश्चन अगर होंगे, 22-25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कभी कोई सेलेक्ट करा देता है। मैं बताऊं, मेरी बैचमेट है, कहते हैं इंटरव्यू, हम लोग के टाइम इंटरव्यू 300 नंबर का होता है। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। एक लड़की 79 रैंक को सेलेक्ट हुई, श्वेता श्रीमाली, मेरी बैचमेट है, इंडियन पुलिस सर्विस की ऑफिसर है। उसको 300 में 249 नंबर मिले थे। 249 नंबर को एवर हाईएस्ट नंबर उस टाइम माना जाता था। इतने नंबर मिलते नहीं है। जिसको 180 नंबर मिलता है ना, उसको बोला जाता है ये गजब का आईएएस मटेरियल है। जिसको 160 से 180 के बीच बोला जाता है उसको बोलते हैं ये आईपीएस मटेरियल है। और जिसका 150 से लेके 160 में आता था उसको बोलते थे ये केंद्रीय सेवाओं के जितनी सर्विसेज हैं, आईआरएस, आईआरएमएस, इनका मटेरियल है। उसको 249 मिले। हम लोग मजाक में सोचते थे इसके अंदर ऐसा क्या है कि 249 इसको मिले। तो होता क्या है कि आपकी लाइफ की जर्नी और आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन शो होता है। श्वेता श्रीमाली का तुम लोग को एक किस्सा बताते हैं, वो तुमको बताएगा कि उसकी विल पावर क्या थी। एक लड़की होगी जो विल पावर उसने शो की, वाकई वो 250 नहीं 270 नंबर डिजर्व करती थी। विटी इतनी थी कि उसकी विटीनेस का जो हम लोगों ने देखा है, गजब की विटी। उसको आंसर देने, सिचुएशन में आंसर निकलना कैसे है उससे बढ़िया कोई जानता नहीं। तो
तो जैसे उसका हुआ क्या था, वो लेफ्ट हैंडर थी, उसने पीटी एग्जामिनेशन दे के जब वापस लौट रही थी, भारी एक्सीडेंट हुआ, उसका लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गया टेम्परेरी। उस लड़की का 1.5 महीने एग्जामिनेशन चला, डॉक्टर ने ये कह दिया कि एग्जाम इस बार तुम दे नहीं पाओगे क्योंकि लेफ्ट हैंडर और लेफ्ट साइड का हाथ उठेगा नहीं। 1.5 महीने बाद जब बैठने लायक हुई, राइट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू किया, लेफ्ट हैंडर कर, और 3.5 महीने में उसने राइट हैंड से लिखना शुरू किया और लिखते लिखते प्रैक्टिस कर डाली। एग्जाम में अपीयर हुई, इंटरव्यू कॉल में उसका ये नरेशन जब जाना लोगों ने, तो जो एग्जामिनेशन इंटरव्यूअर था कहता ऐसी लड़की को तो जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। उसको लगा होगा कि जब राइट हैंड से लिखी होगी तो हो सकता है इसके पेपर में उतने बढ़िया स्कोर ना हो, इसको हम उसमें इतना स्कोर दें कि IAS बने। तो मतलब 180 से 49 मतलब 70 मार्क्स ऑलमोस्ट उसने सिर्फ इसलिए दिए कि इस लड़की के अंदर वो मटेरियल कूट कूट के भरा है कि उसको IAS बनाया, इसलिए भरा। एग्जाम्पल एकेडमी का देते हैं, विटीनेस का, हम लोग का भी 2-4 होता था, लंबा चौड़ा मुझे देख ही रहे हो आप लोग कि किसी तरीके से। हमारे एक दोस्त हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के, निशिकांत सिंह, वो भी लंबे थे। तो हम लोग जैसे मजाक में कभी श्वेता सोमाली से पूछते थे तुझे नंबर कैसे मिले श्वेता इतने, तो एक बार उसने क्या किया, हम लोग ऐसे ही एकेडमी में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, तो चूंकि उसको IPS मिल चुका था तो कहते थे निशी इधर आओ, अखंड इधर आओ, हमारे अगल बगल खड़े होकर फोटो खिंचा लो तुम लोग। वो हाइट उसकी थी 5 फुट 1 इंच, हम लोग के बगल में यहाँ तक आ रही थी। मैंने क्यों खिंचा रही, मजाक उड़ेगा तेरा? तो मजाक नहीं उड़ेगा, मैं इसको अपने ऑफिस में लगाऊंगी कि इन दोनों को सीधा कर दिया है तो तुम लोगों की मजाल क्या है अपराधियों, ये बेटी ने है। इस तरह की चीजें जैसे होती हैं, तो जैसे पॉजिटिव एंगल साइड पे तुम लोग देखोगे तो देखोगे तुम लोग की पर्सनालिटी उसी तरह से नर्चर होती चली जा रही है। नेगेटिविटी हावी मत होने देना। लाइफ में कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, जो पढ़ने वाले हैं निकल ही जाते हैं। मैंने ऐसे IAS अफसर भी देखे हैं जिन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा है, मतलब घर में तेल की डिग्री के पैसे भी नहीं थे, सरकारी लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़े हैं लोग, उन्होंने कभी अपनी परिस्थिति को, मजबूरी को सामने नहीं आने दिया। देखो बता दें एक चीज याद रखना, सफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है कि मुझे करना है, और असफलता के 1000 बहाने हैं, तुम गढ़ोगे दुनिया मानेगी, लेकिन अल्टीमेटली तुम कहलाओगे असफल। तो असफलता के बहाने गढ़ने की किताब की जरूरत ना पड़े, सफलता का सिर्फ एक जिद होती है कि मुझे करना ही करना है। तो ये सब चीजें जब तुम लोग करोगे तो तुम लोग देखोगे पढ़ते पढ़ते एक अंदाजा आएगा कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी निकल के सामने आती है। ये एग्जाम में मैं चैलेंज करता हूँ, जिसने CBSE की सीरियस तैयारी कर रही है उसकी पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितनी किताब, वैरायटी का देश कोई हो सकता है क्या, क्या नहीं है यहाँ पर, समुंदर है, पहाड़ है, मतलब पोलर रीजन की फीलिंग अगर लेनी है तो हिमालय में चले जाओ, और सहारा के डेजर्ट की फीलिंग लेनी हो तो थार चले जाओ, और मॉरिशस की खूबसूरती अगर देखनी हो तो लक्षद्वीप चले जाओ, अंडमान चले जाओ, और किसी नदी का पाट अगर देखना है तो गंगा का पाट पटना में देखो, या तो ब्रह्मपुत्रा का देखो, घाघरा का देखो, बगल में तुम्ही लोगों के है। ये सब चीजों की जो फीलिंग आती है, फिर वैरायटी, किस फल फ्रूट क्रॉप को नहीं देखा जा सकता, जिसकी जो फीलिंग आती है, तो ये सब पैशन जनरेट करना है। और सबसे बड़ी तुम लोग के साथ एक सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो लेना, कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं होता है। लोग एक मिसकंसेप्शन दे देते हैं कि साहब ये सब्जेक्ट बड़ा स्कोरिंग है, इसको ले लो, ये ना तुम करो। स्कोर सब्जेक्ट नहीं करता है, स्कोर तुम करते हो जिस सब्जेक्ट में दिल लगता हो बार बार पढ़ने, क्योंकि यूपीएससी में देखो तुमको कई बार पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तुम लोग यूपीएससी को, हो सकता है एक बार पढ़ने का 3 महीने बाद दोबारा फिर पढ़ना पड़ता है। तो जिस सब्जेक्ट में मन लगता है उसको बार बार पढ़ सकते हो। मैं तुमको बताऊं, खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मैंने 3 बार मेंस लिखा है, टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तीनों बार इंटरव्यू में छटा। क्यों? ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी थी, लास्ट में तो चेयरपर्सन ने ही कह दिया योर टेंडेंसी इज मोर ब्यूरोक्रेटिक देन साइंटिस्ट। उसके बाद जब इधर आया तो मैंने देखा कि यार मेरा नेचुरल स्विंग किधर है, तो मेरी नेचुरल स्विंग थी ज्योग्राफी। मैंने ज्योग्राफी में पढ़ना शुरू किया, मेरे साथ के जितने दोस्त थे सब साइंस बैकग्राउंड के, सब दिल्ली के जिया सराय में थे।
तो जिया सराय में जब पढ़ते थे सब कहते तू साइंस लेगा, वो सब कहते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई कॉम्बिनेशन ले, यहीं पढ़े, कोचिंग है। फिर दूसरा सब्जेक्ट मैंने पहली बार 2 बार लिया था फिलॉसफी, और लास्ट में जब फिलॉसफी से नहीं हुआ तो मैंने फिर लिया हिंदी लिटरेचर। मेरा क्या हुआ, अपने पसंद के सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे आंसर लिखते हो, आपका कमांड आता है। क्योंकि हकीकत तो देखो यहाँ विद्वान नहीं बनना होता, ये जो सब्जेक्ट लेते हो आप लोग ये सिर्फ माध्यम है। एक बार पढ़ के आप इन हो जाओ, इधर का जो महासागर है ना वो बड़ा सीखने का है, वो तो सिर्फ रास्ता है, नाव है छोटी सी। वो 2 सब्जेक्ट जैसे हिंदी और ज्योग्राफी जो मैंने पढ़े, वो नाव से मुझे महासागर मिले, या यहाँ मुझे बड़ा शिप मिल रहा है, यहाँ वैरायटी है पढ़ने को। तो जिस चीज़ में तुम मास्टर बनना चाहो तो इस सर्विस में जब आओगे तो ये सर्विस इंस्टीट्यूशनलाइज वैरायटी की सर्विस है, मतलब जिसमें चाहो उसमें तुम एक्सपर्ट बन सकते हो। अब देखेंगे हम, बताएं, पुरानी मेरी सर्विस थी इंडियन ट्रेड सर्विस। इंडियन ट्रेड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉमर्स मिनिस्ट्री की सर्विस है, और इस सर्विस में इंडिया का जो व्यापार होता है, व्यापार के जो नियम होते हैं वो गवर्न होते हैं। लेकिन जब उसके बारे में बताया गया कि साहब इस नियमों को सबसे बढ़िया किताब किसने लिखी है, तो उन लोगों को जान के ताज्जुब होगा। इंडियन ट्रेड सर्विस में जिन्होंने पूरा जीवन दिया, वो अजय सर, उनकी किताब को माना जाता था दिस इज द सेकंड रेटेड गुड बुक। जिस किताब को बोला था बहुत अच्छी किताब है, लेकिन साहब इससे भी बेहतर एक किताब लिखी है किसी ने, AR दास साहब ने लिखी थी, वो IAS अफसर। मतलब जिसने 22 या 25 साल एक पर्टिकुलर सर्विस में दिया, और एक आदमी ने 6 साल दिया, वो उस 22-25 साल के एक्सपीरियंस से बेहतर लिख रहा है किताब ऐसे। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल वैरायटीज, और तुमको इतने फील्ड में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि दिमाग की जो ग्रेस्पिंग पावर डेवलप होती है वो अनपैरेलल डेवलप होती है। तो मेरा एक मानना है, जब भी तैयारी करो एम हाई रख के करना, लो रख के नहीं करना। कलाम साहब कहते हैं सपने ऊंचे देखो और उसको पूरे करने के लिए जी जान से लग जाओ। ऐसा कोई सपना नहीं है जो पूरा ना होता। मैं बता रहा हूँ कोई सपना नहीं है जो पूरा नहीं होता है। मैं जब दिल्ली गया था, बार के इंटरव्यू से वापस आया था, हमारा दोस्त सेलेक्ट हुआ था, मैं नहीं सेलेक्ट हुआ था, मनोस्थिति समझ सकते हो क्या होगा। तो दिल्ली गया नवंबर 2006, 2007 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग पीटी में इंट्रोड्यूस हुई थी। हमारे सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट तैयार नहीं है। वाकई नहीं तैयार, सिर्फ एक ज्योग्राफी मैंने पढ़ी थी, GS तो मैंने कोचिंग की ही नहीं करी। और उसके बाद जब कहा कि तुम पीटी दोगे, मैंने कहा सबने कहा 4 अटेम्प्ट मिलते थे जनरल कैंडिडेट को उस समय, कहते हैं एक अटेम्प्ट को कुर्बान करने चल रहे हो तुम, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। उन लोगों को लगा कि पीटी सेलेक्ट तो होगा नहीं, मजाक लोगों का लगा। उसके बाद जब आया पीटी सेलेक्ट, पीटी जब सेलेक्ट हुआ तब मैंने फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। 40 दिन में फिलॉसफी पढ़ा, 40 दिन फिलॉसफी के बाद मैंने एग्जाम लिखा। लोगों ने कहा हेवी अटेम्प्ट है, इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी इसको। इंटरव्यू कॉल भी आई, इंटरव्यू कॉल आई, मेरा बोर्ड थोड़ा गड़बड़ पड़ा। जो आप लोग को इंटरव्यू की जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, किसी के ट्रैप में नहीं फंसना है। वहाँ मैं ट्रैप में फंसा था, एक्सपीरियंस मेरा कम था। ट्रैप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको सिचुएशन से बच के निकलना आना चाहिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में होता है क्या कि बड़ी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ आप फंस जाओगे तो आपको आंसर बहुत जबरदस्त देना पड़ेगा, और सिचुएशन ऐसी बिगड़ती है जिसको संभाला नहीं जा सकता। तो जहाँ से बच के निकला जा सकता है, ये भी एक आर्ट है। तो इंटरव्यू में जब उन्होंने मुझे फंसा लिया, फंस गया, इंटरव्यू में मुझे नंबर नहीं दिए, लेकिन मेंस में मेरे बड़े शानदार नंबर थे, तब भी मैंने सिलेक्शन किया। 459 रैंक आई। 459 रैंक के बाद मुझे इंडियन ट्रेड सर्विस मिली। नेक्स्ट टाइम एग्जाम दिया, थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट था। इसमें भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा कि सेलेक्ट होने का मेधा से कोई लेना देना नहीं। मैं UPSC के लिए दावे से कह सकता हूँ ये वो एग्जाम है जिसने अपना फुल डिवोशन दिया वो IAS बनेगा। तो डिवोशन फुल मतलब ये होता है, और उसके सबसे बड़े जज तुम खुद हो सकते हो। क्या जब तुम पढ़ के उठो तुमको ये लगना चाहिए कि इससे ज्यादा ना तो मैं समय दे सकता था क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा समय है नहीं, और ना इससे ज्यादा मेरे पास एफर्ट था जिसको मैं दे सकता था, जिसको मैंने बचाया। ये फीलिंग जिस दिन डेवलप हुई तुमको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस दिन तुम IAS में सेलेक्ट हो गए, चाहे जो लेवल के ना। ये गुरु मंत्र है। मैं बता रहा हूँ दूसरा एग्जाम तो 2008 का मैं दे रहा था, मुझे लगता था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक मारा है। हाँ, मुझे थोड़ा सा गुमान हो जाता है, मैं भी बच्चा था, है ना। फर्स्ट सिलेक्शन मेरा हुआ था 25.5 साल की उम्र। तो थोड़ा लेट ही मैंने शुरुआत की थी क्योंकि साइंटिस्ट बनने का एम लेके चला था। शुरुआत में थोड़ी लेट हुई,
25.5 साल में जब एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि सेकंड राउंड में मैं रैंक मारूंगा। तो जिस कोचिंग में जब वो रिहर्सल कोचिंग होती थी उसमें जब जाता था तो एक लड़की थी, फिर से बता रहा है, वो भी मेरी गुरु ही है एक तरह से। मैंने उससे कभी कोई इंटरेक्शन नहीं किया, लेकिन उसकी स्टाइल देख के मैंने सीखा कि उसने क्या किया था, मैंने क्या गलती की। तो ज्योग्राफी की कोचिंग जब बताया जाता था सब्जेक्ट, मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती थी, नो डाउट मैं पीएचडी वालों से ज़्यादा अच्छी ज्योग्राफी जानता था। तो सर जब पढ़ाते थे उसमें कई चीज़ें गलत हुआ करती थी। उस लड़की का नाम लकली श्वेता ही था, है ना। तो वो करती श्वेता सिंघल, वो क्या करती थी, हर चीज़ को लिखा करती थी। मैं जस्ट 2-3 सीट से पीछे बैठा था, मैंने गलत चीज़ें नहीं लिखती है ये। मुझे लगा कि यार तैयारी में बड़ी पीछे है अभी, लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी, क्लास में मैंने उसको कभी टाइम वेस्ट करते नहीं देखा, ऑलवेज पढ़ते लगे रहते देखा। ये मेरी फीलिंग बता रहा हूँ लोगों को। और उसको लगे रहते देखा, और उसके बाद इंटरव्यू कॉल आई। मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू कॉल उसकी आई कि नहीं, मेरी तो नहीं आई। तो मैं सोचने पड़ गया था क्या गड़बड़ हो गया मेरे साथ। फिर फाइनल रिजल्ट आया, श्वेता सिंघल 17th रैंक पर सेलेक्ट हुई। 17th रैंक, ऑल इंडिया 17th रैंक। आईएएस मिला। जिस लड़की को मैंने ये रेट किया था, इस लड़की का अभी आईएएस सिलेक्शन बहुत दूर की दौड़ी है। 17वीं रैंक, महाराष्ट्र कैडर है। ये एक इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट था ट्रूली इंस्पायरिंग एंड शॉकिंग। इसी से मुझे पहली चीज मिली कि ऐसा क्या मैंने किया कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, और उसने क्या किया। तो जब मैंने क्लोजली वॉच किया तो मैंने ये कहा, उसने एफर्ट 100% डाला था। 100% एफर्ट मतलब उसकी जितनी मेधा थी उस मेधा को उसने 100% झोंक दिया। उसके पास जितना उपलब्ध टाइम था हर टाइम लगा दिया उसने। मैंने कहीं ना कहीं चूक की है, मेरी कैपेसिटी इससे ज़्यादा थी। मैं अपनी कैपेसिटी में संतुष्ट हो गया। कैपेसिटी देखो सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग जो होते हैं, यूपीएससी में बोला जाता है कि 3 घंटे में 3000 वर्ड लिखने होते हैं। जो 3000 वर्ड लिखता है वो सेलेक्ट होता है। तो जो 2700 लिख के सेलेक्ट होते हैं, हमारी कैपेसिटी थी 4500 की। मैं 3200 पे बैठ रहा था, मैंने कहा मेरी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है, खींच के ले गया 45 तक। तो 45 तक ये तुम लोग का बेंचमार्क नहीं है। तुम्हारी कैपेसिटी अगर 27 है तो 27 तक पहुंचो, 3000 है तो 3000 तक पहुंचो, 45 है तो 45 तक पहुंचो, 4500 तक। वो मैंने किया, वो मैंने श्वेता सिंघल से सीखा। मेरी कभी कोई इंटरेक्शन नहीं, मैंने सिर्फ उसको देखा। नेक्स्ट 2009 का एग्जामिनेशन जब मैंने दिया, मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, फिलॉसफी छोड़ दी, हिंदी लिटरेचर लिया, पूरा नया सब्जेक्ट। 70 दिन में हिंदी लिटरेचर मैंने पूरा पढ़ा श्वेता सिंघल की तरह। मतलब कि पूरे प्राणपण से, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए एफर्ट में। जब रात को सोता था तो ये लगता था ना मेरे पास एनर्जी इससे ज्यादा है और ना इससे ज्यादा टाइम दिया। मेरा कल सर श्वेता की 17वीं रैंक थी, मेरी 10वीं थी। ऑल इंडिया 10th रैंक। ताली जो बजा रहे हो ना, इसमें से कम 10 इधर खड़े होने चाहिए। आज ये प्रण लेके जाना है कि 10 कम से कम मिनिमम, अगर सब खड़े हो जाए तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। देवरिया में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि 10 सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होकर इधर खड़े हो जाए और मैं उनका इस तरह से बाकी बच्चों से इंट्रोड्यूस कराऊं। ये हम तुमको सिर्फ वो चीजें बता रहे हैं। देखो पढ़ना तुमको है, किसी कोचिंग का कोई रोल नहीं होता। कोचिंग का रोल सिर्फ ये होता है कि आप पढ़ाई के स्ट्रक्चर को बनाते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और उसके बाद सारी मेहनत तुमको करनी है। आंसर राइटिंग तुम लोगों को करनी है, उसके बाद तुम लोगों को पूरी तरीके से किस तरह से अपने आप को नॉलेज बढ़ानी है, वो सारी मेहनत तुम्हारी है। तुम्हारे बिहाफ पर कोई नहीं पढ़ेगा। तो वो अगर तुम करना शुरू कर दोगे तो तुम लोगों को सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे बड़ी चीज सिलेक्शन जिद होती है। सिलेक्शन जो होती है वो प्योरली जिद होती है। जो जिद्दी आदमी होगा ना सेलेक्ट होगा। हम तुमको एक एग्जाम्पल और भी बताते हैं, इस मामले में हम जिद्दी हैं। पहला सिलेक्शन जब हुआ था, मेरे पापा बोले बड़ी मेहनत होती है, तो ऐसा करो क्लास 1 ऑफिसर तो हो ही गए, छोड़ दो, अब मत पढ़ो। मैंने कहा नहीं पापा, हमने ये एम लिया ही नहीं था, मुझे एम तो लेना था आईएएस का, जब तक वो बनूंगा नहीं छोड़ूंगा। सेलेक्ट हुआ। घर से जब कहा गया कि छोड़ दो, उसके बाद भी मैं सेलेक्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, कई लोग जैसे कहते हैं ना कि विकलांग होते हैं तो अपने आप कह देंगे मैं तो मजबूर हूँ। मजबूरी यहाँ होती है, शरीर में कहीं मजबूरी
मेरे एक दोस्त हैं, परम मित्र हैं मेरे। उनका एक हाथ बचपन से ही पोलियोग्रस्त, 9 साल की उम्र जब थी उनकी, फादर नहीं रहे, छोटी मोटी जमीन थी, उसने अपनी माँ के संग खेती की है। उनसे 2 बड़ी बहनें थी, उनकी शादी की है, अपने एग्जाम दिए, एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट होके IRS IT बने और दूसरे अटेम्प्ट में IAS बने और प्रतिष्ठित सेवा के पार्ट हैं। मतलब अगर उनको बहाना बनाना होता है, उससे बड़ा कोई बहाना हो सकता था? मैंने जो पहले लाइन कही थी कि सिलेक्शन का सिर्फ एक बहाना है कि मुझे करना है, और सफलता के जितने गढ़ो, यार पेपर के टाइम बीमार पड़ गया था, इतना कि उठ ही नहीं पाया, कौन मना करेगा मानने से इसको? कि अंदर से तुम्हारा दिल जानता है ना कि मैं तो फेल हो गया। गिनती तुम्हारी होगी ना, रेस है। पूरे भारत में कितने IAS है पता है? एनी आइडिया? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितने IAS अफसर हैं? 54 लाख। 54 लाख 54 लाख बहुत भीड़ हो जाएगी मेरे दोस्त। जानते हो क्या होते हैं कितने? सिर्फ 5000 IAS अफसर हैं बस। मतलब पूरे देश में जो वो है, बैठ जाओ, पूरे देश में 750 जिले हैं, 750 जिले पे कलेक्टर बैठेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर मंडल देखा जाए तो मंडल जैसे यूपी में 18 हैं, बिहार में 9 हैं, मध्य प्रदेश में 6 हैं, इस तरह से जोड़ दिया तो 120 या 125 150 मंडल होंगे, उन पर मंडलायुक्त बैठेंगे। डिपार्टमेंट अगर देख लिया जाए तो 90 डिपार्टमेंट हर जगह होंगे, तो उनमें IAS अफसर प्रमुख सचिव बन के बैठेंगे, कुछ विशेष सचिव बन के बैठेंगे, कुछ सचिव बन के बैठेंगे। तो 5000 लोग 140 करोड़ को चलाते हैं। जाहिर सेलेक्ट होने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा क्वालिटी चाहिए, और एक्स्ट्रा क्वालिटी और कुछ नहीं होती, सरकार की जिद होती है। जिसने अपनी जिद बचा कर रख ली वो इधर आ जाएगा, और जिसने जहां भी जिद छोड़ दी वहीं से वापस हो जाता है, वहीं से वापस होता है। ये ऐसे होता है चढ़ने का, हवा में जैसे चढ़ रहे हो ना, जहां तुमने चढ़ना छोड़ा थड़ से नीचे गिरोगे। बात समझ में आ गई? ये सब चीजें हैं। मेरा आज आप लोगों से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सर्विस से मैंने परिचय कराया, और जो सफल लोग करते हैं मैंने वो तरीका बताया आपको। और बाकी हर किसी के पढ़ने की स्टाइल, करने की स्टाइल अपनी स्वयं की होती है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है। कॉपी और फॉलोअर करते हैं, लीडर नहीं। और जो आप लोग एग्जाम दे रहे हो ना, सब लीडर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो, मतलब तुमको रास्ता दिखाना है, तुम्हारे पीछे जनता चलेगी, है ना? अगर तुम किसी के पीछे चलोगे तो फिर रास्ता क्या दिखाओगे? इसलिए सोच लो कि किस टाइप का एग्जाम है, और उसी टाइप के साथ तुम लोगों को चलना है। हर एक के अंदर सफल होने की कुव्वत है, और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, किस चीज में तुम अच्छे हो। मैं तुमको बता रहा हूँ, कभी भी हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, खासकर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, ये थोड़ा सा आदमी को जज करने का तरीके बदल देता है। मतलब इन्होंने प्रतिमान गढ़ रखे हैं कि जो साइंस में अच्छा वो अच्छा, जिसने मैथ में अच्छा वो मैथ में अच्छा, है ना? जो बायोलॉजी में अच्छा वो बायोलॉजी अच्छा हो गया, जिसकी आर्ट अच्छी है वो गोल बड़ा अच्छा लेता है, जो कविता बड़ी अच्छी कर लेता है, जो खेल बड़ा अच्छा लेता है, उसको हम लोग गधा मान लेते हैं। ये एक तरीका है जजमेंट का। भारत की जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो टोटली डिफरेंट थी। वो ये मानती थी कि हर बच्चा गिफ्टेड पैदा होता है, उसकी उस आर्ट को ढूंढना है, किस आर्ट में वो गिफ्टेड है। यहाँ मैं बता रहा हूँ जितने बैठे हैं, हर एक आदमी एक पर्टिकुलर चीज में बड़ा शानदार होगा, उसके जैसा दूसरा कोई होगा ही नहीं। तो जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने में तुम लोग का एक सब्जेक्ट में नेचुरल स्विंग होगा, जिसको पढ़ने में बड़ा मन करता होगा। जब मैं पढ़ता था, मैं साइंस में कभी खराब नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में कभी सेकंड नहीं आया, मैं हमेशा फर्स्ट आया। लेकिन जब सब्जेक्ट पढ़ता था तो मुझे हमेशा कहा जाता था साइंस साइंस साइंस, साइंस में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। लेकिन जब सोचने का विषय आया कि सब्जेक्ट क्या लूँ, मानोगे नहीं, मुझे नेचुरल स्विंग समझ में आई थी, ज्योग्राफी में समझ आई। ये ज्योग्राफी मेरे लिए नेचुरल स्विंग का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को मैंने लिया। किसने नहीं विरोध किया था, लेकिन मैंने सबको गलत साबित किया। उसी तरीके से जब अपने डिसीजन लो तो डिसीजन देखो तुम्हारा है, उसको गलत या सही साबित करने का बोनस तुम्हारा है। जैसे मैंने सब्जेक्ट जब बदला था फिलोसफी, तो लोगों ने कहा था एक सब्जेक्ट से तुम सेलेक्ट हुए हो, बदल रहे हो, हिंदी लिटरेचर ले रहे हो, तो कौन बुद्धि दे दिया? मैंने कहा
जब हम सेलेक्ट होकर 10वीं रैंक लिए थे, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये चीज अपने लिए सोच। समझ में आया? अब किसी की कोई क्वेरी अगर हो पूछो, जितना मेरे पास था, थोड़ा था जो मैं सोच के आया था मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब जब पूछोगे और बताऊंगा। सर एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्या है? हाँ? एग्रीकल्चर ऑप्शनल तुम्हारी चॉइस है सर, क्योंकि इकोनॉमिक्स सर पढ़ाते हैं तो कुछ इकोनॉमिक्स नहीं, पूरा लगभग 75% इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से मिलता है तो सर गलत फहमी है। इकोनॉमिक्स कभी पूरा एग्रीकल्चर तो है ही नहीं। तो बैठो, सब्जेक्ट देखो खुद चुनो। ये पूछोगे अगर हमसे कि साहब ये सब्जेक्ट कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन ही अपने आप में मेरे पूरे लेक्चर को बर्बाद कर देता है। मैंने तुमको अभी चॉइस दी ना, जिसमें तुम्हारी नेचुरल ले लेते हैं फ्रेंड या पपैड ले लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करता है, बहुत अच्छा जीएस के साथ कॉम्बिनेशन होता है। हमको समझ में नहीं आएगा यार, उसको लेकर हम करेंगे क्या? यदि हिंदी लिटरेचर लिए तुम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, स्कोर कैसे करोगे? तुम साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट कैसे लिखोगे? मैं लिख लूंगा। मैंने उनको गलत साबित किया। हिंदी में पता है मेरे कितने नंबर आए थे? 600 में 364 नंबर आए थे, हाईएस्ट नंबर थे उस साल के। उससे ज्यादा नंबर नहीं आए थे हिंदी लिटरेचर में। और मात्र 70 दिन में। वो तुम लोग की चॉइस है। इसीलिए तुमको अगर एग्रीकल्चर अच्छा लगे एग्रीकल्चर ले लो, सोशियोलॉजी अच्छा लगे सोशियोलॉजी ले लो। अब तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दें, कभी कभी फैक्ट भी चलता है। जीएस मेरी सबसे स्ट्रांग हुआ करती थी। पहला अटेम्प्ट दिया 356 नंबर, थोड़ा और नॉलेज बढ़ गई 305 नंबर, फिर और नॉलेज बढ़ी 265 नंबर। और जीएस का क्वेश्चन जो मेरे दोस्त ने चेक किया था, उसने ये कहा था, एपी बोलता था, साउथ इंडियन था, एपी जीएस में तेरे नंबर तो ये गलत दिख रहे हैं, 365 होने से लगता है 3 की जगह 2 हो गया है। अगर वो चीज रही होती, अगर मैं क्लेम करता आई कुड बी फर्स्ट रैंक। इसके लिए फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए प्रेस्टिजियस सर्विस में आना एम था और अपने आप को दिखाना एम था, उसमें मैं सफल था। इसलिए इन सब चीज़ों को परेशान नहीं होना है। सब्जेक्ट में कभी भी देखो डुअलिटी दिमाग में मत रखो, किसी से दूसरे से पूछ के सब्जेक्ट मत डिसाइड करो, कभी नहीं। मुझसे जितने बच्चे आज तक पूछे हैं इंटरव्यू में, कभी भी मैंने कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि सब्जेक्ट मेरी चॉइस से रखो, अपनी चॉइस से रखो, क्योंकि तुम पढ़ोगे उसको। आई बात समझ में? तो ज्योग्राफी अच्छी लगे ज्योग्राफी रखो, एग्रीकल्चर अच्छी लगे एग्रीकल्चर अच्छी लगे, है ना, सोशियोलॉजी अच्छी लगे सोशियोलॉजी लो, मैथ या केमिस्ट्री अच्छी लगती है वो ले लो, तुम स्कोर करोगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? निबंध में कभी कभी अमूर्त विषय आता है, तो ऐसे विषय को कैसे डील किया जाए? अमूर्त? हाँ। तुम लोग निबंध की तैयारी करते हो? कितने लोग निबंध की तैयारी करते हैं? ऑनेस्टली बताओ। देखो ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो पहली बात फेल हो जाओगे सब के सब। ऑनेस्ट तो सबको रहना है। कोई तैयारी करता ही नहीं निबंध की। किताबें पढ़ती हो? बैठ जाओ। मैं बताऊं, मैंने निबंध की कभी तैयारी नहीं की। आंसर राइटिंग जब करोगे, वाइडली पढ़ोगे, निबंध कुछ नहीं होता है। पर्टिकुलर जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर आपकी व्यू क्या है, उस व्यू का एक एक्सप्रेशन है निबंध। और कुछ जैसे मान लो आप लोग जब ग्रुप डिस्कशन करते हो, जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का अगर ग्रुप डिस्कशन होगा, हर आदमी अपने व्यू के साथ करता है ना। इंटरकास्ट मैरिज पर अगर होगा तो हर आदमी अपने व्यू के साथ करता है ना। उस व्यू के सपोर्ट में कुछ तर्क होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको जब तुम जैसे उसको बिल्डअप करते हो, उसी को अगर लिख दोगे वही ऐसे हो जाता है। ऐसे के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत होती नहीं। तो अगर जैसे मान लो व्यू जब डेवलप करते हो ग्रुप डिस्कशन में, वो तुम्हारी पर्सनालिटी भी बनाता है, ऐसे राइटिंग को भी बनाता है। समझ में आ गया? इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ जाए तो मतलब हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में है ही है। मैंने कभी भी ऐसे के लिए नहीं पढ़ा है। फर्स्ट टाइम मुझे 136 नंबर मिले 200 में, सेकेंड टाइम 111 मिले, थर्ड टाइम 118 मिले। 100 के ऊपर हमेशा अच्छे नंबर बने गए मेरे टाइम पर। अब तो पैरामीटर थोड़े बदल गए हैं। कभी नहीं पढ़ा, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आपका जैसे जीएस में एक ओवरव्यू डेवलप होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपको चीजें समझ में आती हैं, सोशल कोहेशन में जो घटनाएं घटती हैं उसका इम्पैक्ट किस पर कैसे पड़ेगा, ये मैकेनिज्म समझ में आता है, इसी टॉपिक पर लिख सकते हो। होता क्या है, या तो इंटरनेशनली गवर्न होगा या तो सोशली गवर्न होगा, इन्हीं दो में होगा ना। समझ में आ गया?
क्लैरिटी। और सबसे बड़ी चीज एक और, दुविधा नहीं रखी जाती कभी भी, क्रिस्टल क्लियर रहो, जिस डायरेक्शन में रहो 100% अपने थॉट के संग रहो, इस तरह से मत रहो, जंप मत करो इधर उधर, ये तुम्हारी पर्सनालिटी को बिगाड़ेगा। कभी भी यूपीएससी लाइक पर्सनालिटी नहीं बनेगी, यू शुड बी फॉर्म। हाँ करने की जरूरत ही नहीं है यार, सीधा क्वेश्चन पूछोगे। हाँ सर जो अभी आपने सब्जेक्ट लेने की बात की, हाँ तो सर जो ऑप्शन में 2 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, ऑप्शन में 2 नहीं, अब 1 हो गया, एक होता है। यूपीएससी में भी 1 हो गया। ऑप्शन सब्जेक्ट लेने की बात आती है, तो सर मेरा इंटरेस्टेड 2 सब्जेक्ट साइकोलॉजी फिलॉसफी है। आंसर इसका अच्छा लिखती है, सर मेरे आंसर लिखने जो कमेंटेड है वो साइकोलॉजी पे और फिलॉसफी पे है। इसमें तुम्हें लिखने में ज्यादा मजा आता है इसका। सर फिलॉसफी में पढ़ने में दोनों में आते हैं। जिसको तुम पढ़ने में मजा आता है, जिसका आंसर तुम बहुत अच्छे से लिखती हो, सोचो मत, तुम्हारी चॉइस है, इसके लिए कभी किसी दूसरे पर डिपेंड मत करो। मैं सब्जेक्ट के लिए कभी किसी दूसरे पर डिपेंड रहा ही नहीं, नेवर। 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, ज्योग्राफी अपनी चॉइस से पढ़ी, फिलोसफी अपनी चॉइस से पढ़ी, और उसके अंदर हिंदी लिटरेचर स्विच किया तो अपनी चॉइस से, किसी ने पूछा नहीं मैंने। समझ में आया? ये तुम्हारी पर्सनालिटी की फॉर्मनेस को भी शो करता है कि हम कितनी दृढ़ता से चीजें लेते हैं और उसको सही साबित करते हैं। आगे पीछे तुम पूछ रहा था, सही कुछ और बताओ। सर कभी अगर जिले में कोई आपकी घटना घट जाती है, जिस वक्त वो कंडीशन ऐसा हो जाता है, सिचुएशन होता है कि तुरंत कोई फील कर रहा है ये रिपीट हो, इस टाइम आप क्या करेंगे? हम कहते हैं सबसे पहले जैसे मान लो जो एग्रीड है उसको हेल्प करो। तो घटना अगर घटी है, जो मर गया तो देखो क्यों मर गया, लेकिन जो घायल है वो बच जाए। सर आप क्या किस तरह प्रेजेंट करते हैं? शांत रहते हैं और क्या रहते हैं सिचुएशन में, ये सोचता हूँ कैसे इसकी मैक्सिमम हेल्प कर दें, और उसका जो डिसीज है गवर्नमेंट की किसी स्कीम से उसको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता हूँ वो देने की सोचता हूँ। अच्छा, यदि गवर्नमेंट तुरंत का कोई ऑप्शन मांगती है या फिर कोई मांगती है अर्जेंट तो लेकिन 50 ऑप्शन होते हैं, सोचो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एडवोकेट पावर पर अगर है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास उस काम के लिए आते हैं जिसमें उनको फेवर चाहिए होता है, सक्षम होते हैं, कहते हैं इसकी हेल्प करा। और यदि सर चीफ मिनिस्टर कुछ टाइम देकर तो आपसे लेट कुछ देना होगा, तो उस पर क्या करें? जैसे कोई दुर्घटना हो गई, उन्होंने कह दिया कि आपकी चीजें में इस प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है, तो आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है, इसमें कोई मुझे रिजल्ट चाहिए। तो सर उस टाइम अगर आपको रिजल्ट नहीं तो कोई मिलता है रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे मेरा का इंसिडेंट हुआ, तार से कांवड़ लगी है, 5 कांवड़िए मर गए, वहाँ पर है जो मर गए तो उसके परिजनों उनका शव देखो भिजवाया जाता है, उनका जो कंपनसेटरी बेनिफिट हो सकते हैं वो दिए जाते हैं, जो घायल है उनका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इंश्योर किया जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पॉट पर खुद जाया जाता है, जाके बात करिए और करेक्टिव मेजर्स तुरंत कराया जाता है। ठीक है, तो देखो करेक्टिव मेजर्स होते हैं, क्योंकि लोग जितने भी रहते हैं, तार नीचे से जा रहा है, वहाँ बोर्ड पर लगा दिया जाता है कि तार ऊंचा है, कावड़ियाँ ऊंचा मत बनाओ। जैसे 12 फीट का तार जा रहा है, हम लोग कहते हैं 10 फीट का कांवड़ बनाना, उससे ज़्यादा मत बनाना, जितने लोग बना लेते हैं ज़्यादा, इसको कौन रोकेगा? उसको लड़ने पर भी हमारा होती है, तो समझाने का कहीं होता है, और जहाँ लिखाई होती है वहाँ बल प्रयोग होता है। अरे एक लास्ट से जब हमारा इंटरव्यू होता है तो उस वक्त हमें अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना होगा? तेजी आदमी कभी भी बढ़िया आंसर नहीं दे सकता। शांत पानी स्थिर है, उसमें तुम्हारा चेहरा दिखेगा, और दिखाने में क्या दिखता है? सर इंटरव्यू में एक्सपीरियंस कितना परसेंट अपने आप को प्रेजेंट करना होगा? कौन? एक्सपीरियंस मतलब ह्यूमन के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर नहीं करता। और पर्सनालिटी मैटर करती है ना, पर्सनालिटी बनी कहाँ से? सिर्फ पर्सनालिटी तरफ एक्सपीरियंस होता क्या होता है? सर हम अपने रोजाना के दिनों में जो भी मोमेंट होते हैं या फिर जो हमारे साथ जो एक क्षण के लिए जो भी मोमेंट बनते रहते हैं, उससे यदि कुछ हम कुछ गलत करते हैं या फिर सही करते हैं तो उससे जो चीज सीखने को मिलती है वो एक्सपीरियंस होता है। सो के एक्सपीरियंस मिलता है, है सो के जो आदमी सोए को दवा के 24 घंटे में 20 घंटे उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर एक्सपीरियंस की बात कीजिए कुछ नहीं था मुझसे, जैसे कोई भी काम अगर तुम करोगी, जब करोगी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं करोगी नहीं मिलेगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में 16 घंटे लगाते हैं एक दिन, कुछ लोग लगाते हैं 4 घंटे, तो उस बंदे को 30 दिन में अगर देखा जाए 16 × 30 अगर करोगे तो 480 घंटे हुए इसके, 4 घंटे लगा रहा है, उसका कितना होता है?
120 घंटा है। अब 120 घंटे को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपीरियंस उसका बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया उतने ही दिनों में? तो वही चीज कितना टाइम डिवोट करती है। ठीक है, आगे कौन पूछ रहा था? हाँ, इसका आंसर राइटिंग की हमेशा आदत डालना, लिखने की पैराग्राफ वाइज ही लिखा जाता है। हाँ, हेडिंग यूजुअली नहीं डाली जाती, डालना चाहो तो डाल दो। होता क्या, देखो एक बार बताना तुमको, 2700 वर्ड से अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फेल होगी। पहले हेडिंग कितनी डालो, समझ में आया? इसीलिए लोग उसको रनिंग में लिखते हैं। लिखने का उसमें खूबी ये होती है कि पहला कहाँ ब्रेक करना है वो लिख लिख समझ में आता है। जब टॉपिक में जैसे हम चेंज ला रहे हैं सिर्फ कलेवर में, जब कलेवर में चेंज ला रहे हैं मतलब पहला हमको ब्रेक कर देना, ठीक। और सबसे बड़ी आंसर राइटिंग की देखो स्टाइल तुम लोगों को बताएं क्या होती है। आंसर राइटिंग कभी भी करो, आज जितना ज्ञान है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आंसर लिख लो, बढ़िया आंसर लिखो अपने नॉलेज के हिसाब से, उसको रख दो, 3 महीने तक और पढ़ो, फिर उसको निकाल के पढ़ना तुम लोग आंसर को, अपना ही आंसर को ग्रेड देना किस ग्रेड का लिखा है, तो तुमको समझ में आएगा कि 3 महीने बाद फिर उस आंसर को लिखो। तो दोनों में जब कंपैरिजन देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा जमीन आसमान का कंपैरिजन है। 3 महीने बाद जब फिर लिखोगे, अगले 3 महीने बाद फिर पढ़ोगे, तुमको फिर से डिफरेंस दिखाई देगा। ये आर्ट सीख लो, हर आदमी करे ये काम। अभी जो लिखना है 5-6 आंसर पर डे लिखो, डेट डाल के उसको रख दो अलग अलग टॉपिक्स पर, फिर सेम टॉपिक पे 3 महीने बाद दोबारा लिखो उसी आंसर को, और दोनों में कंपैरिजन करके देखो, तुम्हारा प्रोग्रेशन दिखाई देगा। समझ गए? और हाँ बताओ। सर आपका एम साइंटिस्ट था तो फिर आपने एम टीचर साइंटिस्ट मेरा थोपा गया था। मेरे एक्चुअली एक सीनियर थे जिनको देख के मैंने लाइफ में बहुत चीजें सीखी थी। उनका नाम था श्रद्धेश चतुर्वेदी, वो बार्क में साइंटिस्ट थे। उनकी देखा देखी मेरे को थोप दिया कि तुम भी बन सकते हो, और मैंने दिया, लेकिन मेरी नेचुरल स्विंग 5th स्टैंडर्ड से थी कि आई शुड बी ए सिविल सर्वेंट। सर आपने आते ही शुरू में कहा कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको हमारे बगल में मतलब ये साइड में बैठे हैं ताकि आईएएस को भी बन जाए। कहने का मतलब इससे था कि सभी लोग आईएएस हो सके न बन पाए, जो सोचता क्यों नहीं बन सकते हो? तो पहले सोच अगर नेगेटिव रखोगे तो नहीं बन पाओगे। तुमको अपने से मतलब है कि दुनिया से मतलब है? अगर तो वही लेना तो बनना ही है। तुमको अपने से मतलब है कि दुनिया से मतलब है? दुनिया एक बार बताओ, तुम अगर पढ़ोगे क्या ये सब आईएएस बनेंगे? तुम ही बनोगे ना। तो सबको अपने हिसाब से सोचने दो ना। लेकिन सर इस समय में आज का जो कंडीशन चल रहा है इसमें प्लान बी कितना सही है? प्लान बी हमेशा रखना है। आईएएस एग्जामिनेशन कभी भी दीजिए, प्लान बी हमेशा रखना है, क्योंकि मैंने बताया ना 40 लोग इक्वली बराबर हैं, तो 39 को प्लान बी ढूंढना ही पड़ेगा। मेरे पास भी प्लान बी था, मैं पढ़ाता मैं पढ़ाता भाई, मैं बढ़िया सिल्वर मेडलिस्ट था। मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाता था, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता था, ज्योग्राफी तो इतनी मैंने सीख ली थी कि ज्योग्राफी पढ़ाता लोगों को। मेरे पास प्लान बी रेडी था। हाँ था रेडी ना। सोच, हाँ ज्योग्राफी मुझे पढ़े जो हो गए 13 साल हो गए। एक टॉपिक 7 दिन में मेरे पास 6 दिन होते हैं ना, 6 दिन मेरे पास दम लेने की फुर्सत नहीं। इसलिए मैंने संडे को आप लोगों को बुलाया कि संडे को हम आप लोग 1 घंटे का टाइम भी दे पाएंगे, और उसी दिन मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं। चलो हम कोशिश करेंगे, आपको तो आप पढ़ाओगे, तुम लोग टेबल पे बैठाओगे। हुआ क्या था, जैसे 6 दिन में 9 बजे से मेरा टाइम शुरू होता है, रात के 10 बजे तक चलता है, 13 घंटा पढ़ ले मेरा काम है। ड्यूरिया के लिए बहुत चीजें सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, नई चीजें वो करने और सोचने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। स्पेयर टाइम आएगा तो आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोग यंग ब्रेन्स हो, सबके सब अगर बढ़िया से सोचोगे मतलब इतने लोग इंस्पिरेशन बन जाएंगे अपने अपने फील्ड। तुम सेलेक्ट अगर होते हो तो आसपास कम से कम 100 लोगों को इंस्पिरेशन देते 100 लोगों। लेकिन एक बात ये बता रहे हैं, इमोशन फुल होना चाहिए। इमोशन जिसका घटा, मान के चलिए ये है हवा में उड़ रहा है,
हवा में जैसे ही एफर्ट खत्म हुआ, ये चीज को हमेशा याद रखना। कभी उसमें सेकंड में नहीं होता कि ऐसे रुक के आओगे, फ्री फॉल है ना। दो तरीके, जब डर लगे सब्जेक्ट में ये सोचो कि क्या क्या आता है, वो डर का कॉन्फिडेंस दे देगा कि इतना इतना तो आता है। जब ओवर कॉन्फिडेंस होने लगे क्या क्या नहीं आता, हम यही काम करते हैं। हर चीज का सोल्यूशन है। देखो, डर से लड़ोगे स्वयं, तो दूसरा लड़ने नहीं आएगा। मैं भी जब एग्जाम देता था तो लगता था यार ये तैयारी नहीं, ये तैयारी नहीं, तो घबराने लगता था। तो घबराने लगा, ये तो आता है यार, इतना तो उसको भी नहीं आता होगा। सोचने में क्या जाता है, इसमें किसी का अहित नहीं है। सोच के सिर्फ अपने आप को अगर कॉन्फिडेंस देते हो, उस कॉन्फिडेंस को जरूर दो, है ना। सब नए कलेवर में मतलब मुझे रिजल्ट देंगे। यस सर। वैसे मेरा इस बार में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। मैंने आईएएस के जितने लोगों को गाइड किया, बड़ा मैक्सिमम सेलेक्ट किया है ना। मतलब एसडीएम था, जॉइंट मजिस्ट्रेट था मेरठ में, मेरे तहसीलदार का लड़का 3 बार से सेलेक्ट नहीं हो रहा था। मेरे पास आया, मैंने गाइड करना शुरू किया। 52 रैंक में मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस से साझा पर रखा है। इस तरह से कम से कम 5 या 6 हैं जो अलग अलग सर्विसेज में हैं, उन लोग भी सेलेक्ट हो गए। ठीक है, चलो सर आप बोलो। एग्जाम में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? वही सोच के क्या हमको आता है क्या। टेस्ट हुआ हाँ और ये पे हाँ, तो 4% जानते मिल जाती है। कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट टाइम से कूल रहो। गलत क्यों हुए, घबराए थे तभी ना। जी, जी। मत घबराओ। घबराने से अगर फायदा हो तो घबरा करना पड़ेगा। दिमाग का जो तुम्हारा घोड़ा है ना, उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में है, कुछ दूसरा कर ही नहीं सकता। जो हमने तुमको एक पहले एग्जाम में बताया, अनलिमिटेड काम जिसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो सीखना पड़ेगा तुमको, तुमको कैसे हैंडल करना है। पीटी में छट जाओगे, मैं बोल रहा हूँ ना। इसीलिए सबसे बड़ी चीज कूल रहो। जितना शांत रहोगे दिमाग में उतना ज्यादा ठहरेगा। जितना उत्तेजित रहोगे, ठहरा भी होगा तो आएगा नहीं सामने, है ना। इस दिमाग की एक खूबी होती है। कभी गौर करना एक चीज, तुम लोग किताब पढ़ते हो रिकॉल नहीं होता, बढ़िया एक मूवी देखने जाते हो डिक्टो नरेट करते हो। क्यों? एग्जाम नहीं होता, जब वो भी नहीं होता, जब तुम लोग पढ़ते हो तुम लोग को लगता है कि इसको हमको याद करना याद करना याद करना, क्योंकि पूछा जाएगा। सोचते हो सब के सब, एक्स्ट्रा प्रेशर माउंट कर लिया। पिक्चर देखते हो रिलैक्स, इसको कौन याद पूछेगा, इसको कौन याद करना है। जिसको ना तो पूछने वाला कोई है ना याद करने वाला कोई है, वो पूरी याद हो जाती है। जिसको याद करना पूछा जाएगा कोई को नहीं याद होता। मतलब वो वाला स्टाइल ज्यादा बेटर है। एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ो जैसे मूवी देखते हो, तो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो। मतलब मूवी को तुम एंजॉय करते हो, तुम्हारा दिमाग मूवी के एक एक सीन को एंजॉय करता है, एक एक डायलॉग को एंजॉय करता है, उसको मेमोराइज कर देता है। इसी तरीके से पन्ने पढ़ो तो पन्ने को एक एक लाइन को एंजॉय करो, ये मेमोराइज कर लेगा। अनंत क्षमता है, किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है। जैसे पेटाफ्लॉप कंप्यूटर होते हैं, तो पेटा का पेटाफ्लॉप है। सोच के तो तुम देखो। और सबसे बड़ी चीज एक बार बताते हैं, चाहे जिस धर्म को आप मानते हो, धार्मिक जरूर रहना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करता है। ये मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपका आधे घंटे की पूजा आपके कंसंट्रेशन और आपके बिहेवियर को बहुत गजब का चेंज लाती है, जिस धर्म के आप फॉलोअर हो गए। क्योंकि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग आदमी उसी से बनता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब से पूछा गया था कि धर्म का शिक्षा में क्या रोल है, उन्होंने कहा बहुत बड़ा रोल है। नैतिकता आदमी के अंदर उसी से आएगी, और जिस शिक्षा में नैतिकता नहीं है वो विध्वंस करेगी, और जिसमें नैतिकता है वो सृजन करेगी। ठीक है ना। वाइंड अप किया जाए, कितना टाइम? हाँ बताओ। करंट अफेयर पढ़ने का देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है पेपर। आज का पेपर है किसी के पास?
यहाँ है किसी के पास? कोई रखा है पेपर? किसी के पास आज का पेपर या कल का पेपर हो, न्यूज़पेपर नहीं है? देखो मैं बताऊं तुम लोग को, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट एग्जांपल। मैंने जब जीएस की कोचिंग की थी, मैंने जीएस की कोचिंग में कोई मैगजीन नहीं पढ़ी, किसी भी इंस्टीट्यूशन का क्लास नहीं की, मैंने इनके सिस्टमैटिक नोट्स पढ़े थे। और जीएस के करंट अफेयर और बाकी फैक्चुअल नॉलेज के लिए मैं हाईली पेपर पर डिपेंड करता था। एक पेपर जो होता है परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का। जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो तो सोसाइटी में हर आदमी है, हर आदमी की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, तो पेपर बेचने वाले को हर आदमी को सेटिस्फाई करना है। तो देखोगे उसमें हर तरह की न्यूज होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल न्यूज को पढ़ेंगे चटकारे लेके, तो सब दिखा जाएगा कि एनसीपी टूट रही है, अजीत दादा उधर भाग रहे हैं, शरद पवार उधर भाग रहे हैं, तो तुम्हारे किसी मतलब की न्यूज नहीं है। ठीक है, बता देंगे इसको, हम बता देते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के चौपाल में बैठ के चाय की चुस्कियों में पढ़ते हैं, वो बगलिया लेके भैंस फैला गई है, ये भी खबर होती है। पोल जो है मतलब बिजली का तार टूट गया, पानी का सप्लाई बाधित है, ये सब न्यूज भी तुम्हारे किसी काम की नहीं। स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए? गवर्नमेंट की स्कीम पर कोई अगर चीज आती है तो गवर्नमेंट स्कीम पे ये देखिए कि गवर्नमेंट स्कीम में क्या क्या दिया गया, उसमें फिर एक विचार डेवलप करना चाहिए, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। कभी भी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट स्कीम की होती है खुल के नहीं किया जाता, क्योंकि जब जिसमें घुसना चाहते हो उसको गाली देके वहां नहीं घुस सकते कभी भी, ये हमेशा याद रखना। सिविल सर्वेंट बनना है तो सिविल सर्वेंट के बनाए नियम, इन सब चीजों को गाली दोगे तो कभी नहीं घुसोगे, नियम है। इसके पीछे जो है गीता अगर पढ़ोगे तुम लोग तो भगवान ने एक जगह एक चीज कही है, बहुत सुंदर बात कही है। गीता के 2 श्लोकों से मैं पूरी तरीके से सेलेक्ट हो गया। पहला श्लोक था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्मफलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। क्या है ये? 6 चीजें कही जाती हैं, लाभ हानि यश अपयश जन्म मृत्यु, ईश्वर के हाथ है। तो कर्म जैसे कहते हैं कि आदमी को कर्म का सिद्धांत है, तुम कर्म में 100% रहो, उसमें ये मत थिंकिंग रखो कि अगर ये करेंगे तो क्या निकल के आएगा। आदमी क्या करता है, जब कर्म करता है ना तो आधा दिमाग उसका ऑक्युपाइड रहता है, इसका ये रिजल्ट आएगा। जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दिमाग जो चल रहा है 30% कर्म पर चल रहा है, 70% उसके एजम्पशन में चल रहा है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? 30%। जिस दिन कर्म 100% कर दो तो रिजल्ट ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। ये है पहला सिद्धांत। दूसरा ये माना जाता है, एक भगवान श्री कृष्ण ने विभूति दर्शन 7वें अध्याय में कहा है। उन्होंने जब अर्जुन से कहा था जितनी श्रेष्ठ चीजें हैं, जैसे बोला ना, मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ, ऋषियों में मैं ये हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, सब कहा था कि नहीं कहा था? उसको बोलते हैं विभूति दर्शन। तो भगवान का जो विभूति दर्शन था, उन्होंने कहा इस समाज में जहाँ श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता में मैं विराजता हूँ। किसी की सफलता में मैं, किसी की सुंदरता में मैं, किसी की मेधा में मैं, और किसी के ऐश्वर्य में मैं हूँ। तो जैसे कहा जाता है कि जहाँ किसी का ऐश्वर्य दिखे, जहाँ किसी की सफलता दिखे, जहाँ किसी का सौंदर्य दिखे, जहाँ किसी का मेधा दिखे, मतलब जो भी अच्छी चीज है उसकी प्रशंसा करो, कभी बुराई मत करना। जब प्रशंसा करोगे तो होता क्या है, उस चीज में मतलब तुम मेरे मार्ग पर आते हो, जब मेरे मार्ग पर आओगे तो मुझको मिलोगे, जब मुझको मिलोगे तो वहां पर सफलता भी है, ऐश्वर्य भी है, लक्ष्मी भी है, सब कुछ है, वो सब मेरे पास है। और जब तुम उसकी बुराई करोगे तो उससे दूर जाते हो, तो दूर जाओगे तो मतलब हमसे दूर गए, तो हमसे दूर गए तो तुमने चाहा सफलता, सफलता मेरे पास है, जब दूर जाओगे तो विफलता मिलेगी। इसीलिए जब कोई आदमी सफल हो, समाज में से होता क्या है, हिंदुस्तानी समाज सफलता का श्रेय देता था, उसकी प्रशंसा करता था। अब जो है लोगों के अंदर एक डेवलपमेंट आ गई, जलते हैं लोग, ये कभी मत करना। दूसरों की सफलता से प्रसन्न होगे वो सफलता तुम्हारी हो जाएगी, और दूसरे की सफलता से जलोगे कभी नहीं पाओगे। ये नोट कर लो, ठीक है ना? तो इन चीजों को जब करना शुरू करोगे बहुत चीजें बदलेंगी। पेपर में देखो मैं बताऊं क्या पढ़ना होता है जीएस में, इस टॉपिक पर जरा आ जाओ। नेशनल न्यूज जो भी है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है वो पढ़ो। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कोई न्यूज हो उसको पढ़ो। ये पेपर तुमको एक दिन में पढ़ना नहीं आएगा, इस पेपर को पढ़ने की आर्ट तुम साल भर में डेवलप कर पाओगे। मैं जब दिल्ली में था यही सेम पेपर मेरे दोस्त भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। मैं ज्योग्राफी का, जीएस का, सबका इतना मटेरियल निकाल के उनको दे देता था, कहते अखंड जी आप ऐसे कैसे पढ़ लेते, हम तो नहीं पढ़ पाते। वहाँ दिल्ली में एक चलन चलता था तब कि पेपर 20 मिनट पढ़ना चाहिए, मैंने कहा कि 3 घंटा पढ़ना चाहिए। मैं 3 घंटा पढ़ता था।
लगता है तो ढूंढना पड़ता है कि अपने मतलब की चीज ढूंढो। जैसे अपने मतलब की चीज जब तुम ढूंढोगे, जैसे नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है, खेल खिलाड़ी में सिर्फ ये पढ़ना होता है किस खेल का खिलाड़ी है। फिर इसके बाद जैसे जितने एडिटोरियल होते हैं वो आपकी राइटिंग आर्ट्स को बढ़िया कर देते हैं, तो उनको जरूर पढ़ो। सामयिक पढ़ो जितने हैं, और गवर्नमेंट की स्कीम का कहीं भी डिस्क्रिप्शन आए उसको जरूर पढ़ो। उसको जब पढ़ोगे और उसमें जब भी ये सोचो कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, कभी ये मत सोचो कि इसमें कमी क्या है। हमेशा कहने की एक आर्ट डालो कि सर ये स्कीम बड़ी शानदार स्कीम है, लेकिन इसमें 2-4 चीजें और जोड़ दी जाती हैं तो और अच्छी हो जाती है। ये है, हमने उसको कमी भी उसकी बता दी, उसको बुरा भी नहीं लगा। समझ में आया? जैसे तुमने कहा नंबर आया, तुम्हारा एक नंबर आया, बहुत गधे और खराब नंबर आया तुम्हारे, तुमको खराब लगेगा। बहुत अच्छा प्रयास है यार, इतने पहुंच गए, थोड़ा तुम इससे थोड़ी कमियां और दूर करो और बढ़िया हो जाएगा। कमियां तुमको बताई हमने उसमें भी, लेकिन पॉजिटिव है, थिंकिंग पॉजिटिव रखो, सिलेक्शन तुम्हारा है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग। चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ सर क्या कह रहे हैं? स्केच बनाया वो आपको देना कुमकुम पांडे